नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। आज हम आर्टेड रीड जो आपके 2011 में लेवल फर्स्ट के पेपर हुए थे उसके मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित चार संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए अवरोही क्रम आपके पास क्या होता है। अवरोही क्रम होता है आपके पास घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, 4203, 4203, 4203 सब में कॉमन दिख रहा है। फिर देखो 7 आ रहा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये सी जो ऑप्शन में दिख रहा है ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर इससे छोटी संख्या क्या मिलेगी आपको, देखो ये संख्या तो कैंसिल करो। फिर क्या 6 दिख रहा है ना आपको पास में, तो इसमें 7 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, डी। फिर डी से छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपके पास, बी। और फिर बी से भी छोटी संख्या आपके पास क्या आ जाएगी, ए। तो आपके पास सही क्रम क्या हो जाएगा, ये सी डी बी ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 करोड़ बराबर है, तो 1 करोड़ किसके बराबर होता है आपके पास, 100 लाख के बराबर होता है। 1000 लाख तो ज्यादा हो जाएगा, 10 लाख कम हो जाएगा। और 100,000 क्या होता है आपके पास, 1 लाख के बराबर होता है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। तो देखो क्या कह रहा है, 5,09,04,988, तो 4,988। देखो क्या कह रहा है, 5,09,00,000 मतलब 509, ये कुछ आएगा ना, तो 509 आना चाहिए। तो 50 यहाँ तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता आपका, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब देखो बी और सी में चेक करिए, क्या कह रहा है कि 4,988, तो 4,988 ये यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ 49,088 हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। और ऐसे भी आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,09,04,988, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इनमें से 29,642 पुरुष, 28,167 महिलाएं तथा शेष बच्चे, तो बच्चों की संख्या क्या होगी। कुल जनसंख्या कितनी, 78,692। पुरुष कितने आपके पास, 29,642। महिलाएं कितनी आपके पास, 28,167। इनको जोड़ लीजिए और टोटल में से माइनस कर लीजिए, आपके पास बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 2 7 9, 4 से 10 की सुपर हासिल पर 1 कितना हो जाएगा, 8, 9 8 17 का 7 हासिल पर 1 57, 809। टोटल कितने थे आपके पास, 78,692। इसमें से महिला पुरुष माइनस कर लीजिए, आपके पास बच्चे आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 57, 809 माइनस करोगे इसमें से, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3। इधर क्या बच गया, 8 में से 0 जाएगा, 8। इधर क्या बचेगा, 6 में, तो इधर से हासिल लिया, 16, 16 में से 8 गया तो 8। इधर क्या बचेगा, 7, 7 से में से 7 गया तो 0। इधर क्या बचा, 7 में से 5 गया तो 2। तो ये क्या है आपके पास, 20,883। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब बच्चों की संख्या कितनी, 20,883। शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। तो देखो क्या कह रहा है कि 0 में 60 का भाग देना है, तो क्या हुआ, भाज्य तो क्या आ गया 0, भाजक क्या आ गया 60, और शेषफल और भागफल तो 0 0 आएगा ना, 0 में भाग दे रहे हैं। तो यहाँ हमारा 5वां का आंसर क्या हो जाएगा, ए 0 60 0 0। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। तो देखो 25 पैसे के 15 सिक्के, 25 पैसे के 15 सिक्के, तो इसके किसके बराबर होंगे, 0.25 को आप 15 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 3 रुपए 75 पैसे। ठीक है, मतलब 25 पैसे के 15 सिक्के का अमाउंट क्या बन रहा है हमारे पास, टोटल 3 रुपए 75 पैसे। तो अब देख लीजिए किसके बराबर है, 1 रुपए के 3 सिक्के, मतलब फर्स्ट चेक करते हैं, 3 रुपए। 50 पैसे का एक सिक्का 50, 25 पैसे का एक सिक्का 25, तो ठीक है, ये कितना हो रहा है, 3.75 हो रहा है ना रुपए। तो सिक्कों का मान बराबर है आपके पास यहाँ। ठीक है, तो ये बराबर किया। नीचे देखो एक और लाइन है, उपयुक्त 4 में से गलत कथन, हमारे को इसमें से गलत निकालना है। तो पहला तो सही हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा चेक करते हैं, 1 रुपए के 2, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम, एक एक चेक करते हैं। 2 रुपए, 50 पैसे के 3 मतलब 1.5, और 25 पैसे का एक मतलब 0.25। तो देखो इनको भी जोड़ोगे तो क्या होगा, 3.75, मतलब 3 रुपए 75 पैसे हो रहे हैं। थर्ड ऑप्शन को चेक करिए, 1 रुपए के 3, ये 1 रुपए के 3, 25 पैसे के 3 सिक्के, मतलब 25 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0.75 पैसे। तो ये भी 3.75 रुपए हो रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है। तीसरे वाले को चेक करिए, चौथे वाले को चेक करिए। चौथे में क्या हो रहा है, 1 रुपए के 3 मतलब 3 रुपए, और 25 पैसे के 2 मतलब 50 पैसे। तो ये कितना हो रहा है, 3.5 रुपए तो हो रहे हैं, 3 रुपए 50 पैसे। तो देखो ये मैच नहीं कर रहा है ना हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कहा था उसने, उपयुक्त 4 में से गलत कथन, तो गलत कथन तो डी है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ए बी सी तीनों सही है। भिन्नो 2/9, 1/3, 5/8 और 3/4 का आरोही क्रम है। देखो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, और अवरोही क्या होता है हमारे पास, घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में मतलब देखो, अब देखो 2/9 कितना होगा हमारे पास, इसको आप 20 में 9 का भाग लगा के देखिए, 2 बार जाएगा 18, वापस 2 बचेगा, तो ये मतलब ये इसकी वैल्यू आएगी 0.222, ये चलेगा।
1/3 का मतलब क्या होता है हमारे पास 0.33। 5/8 तो 50 में जब आप 8 का भाग लगोगे तो कितना आएगा, 8×8 = 50। फिर क्या बचेगा 2, फिर आएगा 0, फिर ये वापस ये 6.2 के समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.62। इसी तरीके से 3/4 क्या होता है हमारे पास 0.75। अब देखो हमारे को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना, तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको पास 0.22 मतलब 2/9, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या है हमारे पास 1/3। फिर इससे बड़ा क्या दिख रहा है आपको 5/8 तो 5/8। फिर इससे भी बड़ा क्या दिख रहा है आपको 3/4। तो हमारा सही क्रम हो जाएगा, क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास 2/9, 1/3, 5/8 और 3/4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 से 3/4 है तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। देखो 5 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है हमें 3 से 3/4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए। 4 3 12, 12 3 15/4। अगर 4 पेंसिलों का मूल्य 15/4 है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ठीक है। 5 की वैल्यू अगर 15/4 है तो 2 पेंसिल की वैल्यू कितना हो जाएगा 15/4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 15/4 इंटू 5 इंटू 2। ये 5 ऊपर से, सॉरी हाँ ये 5 ऊपर जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये देखो ये 4 से ये कटेगा 2 बार 75 सॉरी गलती कर दी ना, देखो मैंने यहाँ गलती कर दी है। ये 15/4 है, ठीक है। तो ये 4 नीचे आएगा और ये नीचे 5 तो नीचे ही था ना, 15/4 था, मैंने इसको 4/5 मान लिया, ठीक है। ये 15 इंटू 2, इसको 15 से काटोगे कितना बार कटेगा 3, इसको इससे काटोगे कितनी बार 2, तो ये क्या आ गया 3/2। कौन से ऑप्शन में मैच चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 3/2। देखो आप इसको सिंपली एक और बेसिक से करना चाहते हो तो क्या करते हैं, 5 पेंसिल की कीमत कितनी 15/4, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाती है आपकी 15/4 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना होता है 15/4 इंटू 5। तो 5 से इसको काट दे कितनी बार 3, तो एक पेंसिल की कीमत 3/4 आती है, तो दो कीमत की एक की वैल्यू अगर 3/4 तो दो की वैल्यू कितनी होती है 3/4 इंटू 2, इसका करते तो ये क्या आ जाता 3/2, ठीक है। ये मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने इसको 4/5 मान लिया था, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8वें का आंसर 3/2। और देखो गलतियां होनी चाहिए क्योंकि अलर्ट रहते हैं, पता चलता है कि क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये सही है बिल्कुल, एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है ना आपके पास, पहली अभाज्य संख्या वो क्या होती है आपके पास, दो। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो फर्स्ट जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है 2, ठीक है। एक अभाज्य संख्या है तो ये गलत हो जाएगा। एक संयुक्त संख्या है, एक संयुक्त संख्या भी नहीं है, ठीक है। दो अभाज्य संख्या नहीं है तो दो अभाज्य संख्या है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, दो अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो दो अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया। केवल यहाँ आपको एक सही है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये सही है आपका, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 720 के अभाज्य गुणनखंड है, तो देखो इसके फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 720 में 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा 360, वापिस 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा 180, वापिस 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा 90, वापिस 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा 45। फिर कितना 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा कितनी बार 15 बार, वापिस 3 का जाएगा 5 बार, फिर कितनी बार कितने का देंगे 5 बार, तो 1 आ जाएगा। क्या फैक्टर है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कहाँ मैच हो रहा है, देखो ये आपके पास 2, ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है ना, 4 बार 2 4 बार 2 2 बार 3 2 बार 3 और 1 बार। और देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया था, क्यों, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं होती आपके पास, मतलब और 6 भी अभाज्य संख्या नहीं होती, मतलब ये वाला तो फैक्टर आपका पॉसिबल ही नहीं है। बचे तो ऑप्शन ए और बी, तो ऑप्शन ए और डी में क्या आ गया आपके पास, डी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संख्या 425 तथा 476 का HCF होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करो, 425 के फैक्टर निकाल दो। 425 में 2 का भाग जाता है नहीं जाता, 3 का भाग जाता है नहीं जाता, 5 का भाग जाता है जाता है, कितने बार जाएगा 8 2 5 तो 85 बार, ठीक है। फिर 85 में किसका भाग जाता है, वापस 5 का भाग जाएगा कितनी बार 17 बार, फिर 17 में केवल 17 का जाएगा, तो 425 के क्या फैक्टर आ गया हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 17। उसी तरीके से 476 के भी फैक्टर निकाल लो। 476 में 2 का भाग लगेंगे कितनी बार जाएगा 2 3, कितनी बार आ जाएगा फिर ये 8, फिर वापस 2 का भाग लगेंगे कितनी बार 1 बार, और फिर 3 में जाएगा 1 बार, फिर 1 और 1 बचा तो 9,
अब देखिए 119 में किसका भाग जाता है हमारे पास, 7 का भाग जाता है ना, तो 7 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा ये, 7 का भाग 17 बार। तो फिर 17 में तो 17 का ही जाएगा। तो देखो 476 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 2 × 2 × 7 × 17। अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, 17। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 17, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब HCF क्या होता है, मैसे पे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 425 और 476 में पूरा पूरा भाग चले जाए, वह क्या होगी, इन दोनों संख्याओं का HCF होती है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 17 का 425 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 17 का 476 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं 90, 60, 75 तथा 35 का एलसीएम होगा। तो देखिए फैक्टर निकाल लीजिए इनके। सबसे पहले 90 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 का भाग लगाया कितना, 45, 3 का भाग लगाया कितना आएगा, 15, और फिर 3 का भाग लगाया कितना, 5, फिर 5। तो 90 के फैक्टर तो क्या आ गया आपके पास, 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब 60 के फैक्टर निकाल लीजिए, 60 के फैक्टर कितना आ जाएंगे आपके पास, 60 में 2 का भाग लगाइए 30, फिर 2 का भाग लगाया कितना आएगा 15, फिर 3 का भाग लगाएंगे, फिर 5 का भाग लगाना पड़ेगा। तो देखो 60 के फैक्टर कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 5। अब 75 के फैक्टर कितने आ जाएंगे आपके पास, 75 में जब आप भाग लगाओगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3, कितना आएगा 25, 5 और 5, तो 3 × 5 × 5। 35 के क्या फैक्टर होंगे आपके पास, 5 × 7। अब देखिए 5 तो सब में कॉमन आ रहा है ना, तो ये 5 तो एक लिख लीजिए 5। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या इनमें, ये 5 एक अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये 3 इधर कॉमन आ रहा है, ये 3 ये यहाँ कॉमन आ रहा है। क्या हो 90, 60, 75 तथा 35 का एलसीएम होगा। तो देखो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख दीजिए 90, 60, 75 और 35। कितने का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है ना, लगाइए 45, 30, 75 और 35 नहीं जाता, वापिस 2 का भाग लगाइए जाएगा, तो कितने में 30 में जाएगा, 15, 75, 35। अब क्या करिए आप, डायरेक्ट 3 का भाग लगाइए, 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, इधर 15 बार, फिर कितने 75 में कितनी बार जाएगा, 25 बार, उधर 35 बार। अब डायरेक्ट 5 का भाग लगाइए, कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 बार, फिर 25 में कितना बार जाएगा आपके 5 बार, और 35 में कितना बार, 7 बार। तो ये 3, 5 और 7 आएंगे। फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 5 × 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60, 60 दिए 180, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900, 900 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 9 7 63। तो कितना आया एलसीएम, 6300, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 90, 60, 75 और 35 का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 6300, ठीक है। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। मतलब 5 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 3 दिन में रोज करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उसे कितने दिन में करेगा। तो ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारे पास। देखो मिस्टर समानुपात का अगर आपने चैप्टर नहीं देखा हो ना, तो मैंने उसको सोल्व करवा रखा है रामनिवास माथुरिया मैथ्स बुक से, तो आप वो देख सकते हैं। तो इसको सोल्व कर लीजिए, आपका डे आ जाएगा। तो 4 से इसको काटोगे कितने बार कटेगा, 2। तो टोटल डे कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 या 30, तो टोटल कितना 30 दिन, और ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं, ठीक है। 4 विषयों में प्राप्त अंक कितने हैं, 200। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है, तो चौथे विषय में प्राप्त अंक है। देखो 4 विषय में टोटल कितने अंक आए हमारा, 200, ठीक है। 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, 3 में औसत कितना था आपका, 3 में औसत था हमारा 48। तो इन 3 विषयों का योग कितना रहा होगा आपका पास, 48 × 3। तो ये कितना आया होगा, 48 × 3 करोगे तो आप 144। अब देखिए 3 विषयों का योग 144 है, तो चौथे विषय में कितना रहा होगा, टोटल चारों विषयों का योग कितना है, 200, और 3 विषयों का योग कितना अलग से 154, 144। 200 में से 144 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 56, और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। मतलब चौथे विषय में प्राप्त अंक कितने थे, 56। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची। उसने वह साइकिल कितने में खरीदी थी। अब क्या कह रहा है कि 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची। तो अगर हमारे पास क्रय मूल्य में मान लेता हूं अगर 100% था, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 10% लाभ पर बेची तो 110% होगा ना। और ये 110% की वैल्यू तो 935 है। तो अगर 110% की वैल्यू अगर 935 है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, आपके क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 935 बटा में 110 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 11 से इसको काटिए कितनी बार कटेगा, 8 बार जाएगा 88,
कितना बचेगा 5, 5 बार तो ये 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 85 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 850 रुपए, मतलब क्रय मूल्य कितना आया हमारे पास 850 रुपए, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था। अब देखिए क्या कह रहा है वो, दर कितनी है हमारे पास 15%, ठीक है। क्या कह रहा है कि और समय कितना दिया हमारे को 3 साल, ठीक है 3 ईयर। और क्या कह रहा है कि वह 7,250 रुपये वापस करता है, मतलब ये क्या हो गया आपके पास मिश्र धन, ठीक है। इसको लिखता हूं मैं, मिश्र धन कितना दिया उसने हमारे को 7,250 रुपये, तो उसने कितना रुपया उधार लिया था। तो देखो इसको हम ऑप्शन से करते हैं। अब देखिए 15% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज चुकाया होगा उसने 45%, 15 दिए 45, ठीक है। तो देखो 5,000 मेरे को सीधा सा पता चल रहा है कि 5,000 का अगर मैं 45% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2,250। अब 2,250 को जब मैं 5,000 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा ये मेरा 7,250, मतलब मूलधन तो कितना रहा होगा 5,000, उस पर ब्याज आया 2,250, और उस पर टोटल मिश्रधन कितना हो गया 7,250। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बता देता हूं मैं कैसे, 5,000 हमने ऑप्शन उठाया, ठीक है, 15% ब्याज 3 साल के लिए, सोच तो ये ऐसा ही कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज ऐसे निकलता है ना, 2 से 2 कटेगा, 15 75 75 इंटू 3, ठीक है। तो ये तो 1 जीरो और था ना, तो 750 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2,250 ही तो आएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2,250 तो आपकी साधारण ब्याज, 5,000 मूलधन, तो 5,000 में जब 2,250 जोड़ोगे तो कितना 7,250 बन रहा है ना। और चुकाएगा क्या, चुकाएगा वही तो चुकाएगा जो मूलधन और ब्याज को जोड़ के मिश्रधन चुकाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हमारा आंसर हो जाएगा। 500 रुपए का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज होगा। अब देखो 500 रुपए, मूलधन कितना आपके पास, मूलधन को पी से डिनोट करते तो मूलधन कितना 500 रुपए, समय कितना दिया हुआ आपके पास 6 महीने, ठीक है। और दर कितनी है, दर बोले तो आर कितनी 8%। अब देखो 6 माही हो रही है ना, तो 6 माही मतलब 6 महीने में एक बार कैलकुलेट होगा, तो समय को तो हम 1 मानेंगे, और दर क्या हो जाएगी 8%। तो मूलधन कितना आपके पास 500, दर कितनी है 8%, और समय कितना 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 6 माही में कैलकुलेट हो रहा, तो 6 महीने में एक बार कैलकुलेट होगा, तो इसको हमको 1 मानना पड़ेगा। और नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 40, और ये क्या आ जाएगा 40 रुपए। मतलब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी में, मतलब ब्याज कितना होगा 40 रुपए, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक्स 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। मतलब देखो एक्स ने क्या करा, एक्स के पास कोई व्यक्ति वस्तु थी 100 रुपए की वस्तु को, ठीक है, एक्स ने 100 रुपए की वस्तु को क्या करा वाई को 10% हानि पे। तो जब 10% लॉस होगा तो क्या हुआ, 100 की चीज को 90 में बेचा होगा ना, ठीक है। तो 10% लॉस मतलब 90 में बेचा। अब क्या कराएगी वाई उस वस्तु को 10% लाभ से जेड को बेच देता है। अब वाई ने क्या करा, वाई ने भी इससे क्या करा जेड को बेच दिया किस पे 10% प्रॉफिट पे, मतलब 10% लाभ पे। तो 90 का 10% कितना होगा 9, तो 9 90 प्लस 9 कितना हो जाएगा 99, मतलब तो वाई ने किस मूल्य पर जेड को बेची, तो वाई ने जेड को 99 रुपए पर बेची। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18वें का आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन बी। निम्न वस्तु में कौन सी समतल है। तो देखो अब यार ये क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आया होगा ना तो कुछ नहीं कर सकते। समतल तो क्या होगा, कागज गिलास 3D है, गेंद भी 3D होती है, और बेलन भी आपके 3D मतलब 2D और 3D होता है ना आपके, वर्ग बेलन क्या वर्ग आयत ये तो सब आपके 2D में आते हैं, त्रिभुज वृत्त, और जितने भी बेलन और ये जो भी है आपके गिलास गेंद गोला ये सब किस में आते हैं 3D में आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। तो ठीक है, तो ये तो हमारा सही हो गया, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं, ठीक है। ये एक बिंदु ये 2 किरणें हैं, तो ये जो बनेगा कोण ही तो बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। किन्हीं 3 रेखाखंडों से गिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से बंद गिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। 3 रेखाखंडों से बंद गिरी हुई आकृति को ही तो हम त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन, तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन बी भी सही हो गया। सी देखिएगा, किन्हीं 3 रेखाओं से गिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो 3 रेखाखंडों से गिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, 3 रेखाओं से गिरी हुई आकृति को त्रिभुज नहीं कहते। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, वैसे आंसर आ गया आपके पास सी होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देख ओप लीजिए, आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान और प्रत्येक कोण संपूर्ण होता है। तो ठीक है, ऑप्शन डी भी आपका समान सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
समस्त कोण सदैव न्यून कोण, तो जरूरी नहीं है। दुकोण त्रिभुज भी तो होता है आपके पास। एक कोण सदैव समकोण, तो ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर ये त्रिभुज है तो इसमें कोई समकोण दिख रहा है आपके, आपको नहीं है। कोई एक कोण सदैव अधिक कोण, तो ये वाला मतलब ये वाली कंडीशन जरूरी है क्या? ये वाला त्रिभुज भी तो बन ही रहा है हमारे पास। एक कोण सदैव न्यून कोण होगा। अब देखिए ये त्रिभुज बना, इसमें ये न्यून कोण, ये त्रिभुज बने तो इसमें भी न्यून कोण। मतलब जो चौथी कंडीशन है ना, ये आपकी हमेशा काम आएगी कि एक कोण सदैव न्यून कोण हमेशा आपको मिलेगा किसी भी त्रिभुज में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए एक त्रिभुज तो ये, दो त्रिभुज ये, तीन त्रिभुज ये तो आपको दिख ही रहे हैं। और एक ये बड़ा जो त्रिभुज है ये भी, मतलब 1 + 2 + 3, एक ये पूरा जो त्रिभुज बन रहा है ये चौथा है ना, मतलब 4 त्रिभुज ये हो गए। अब देखिए एक ये दो मिलकर एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है, ये वाला, तो ये कितना हो जाएंगे 5। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास? 5 त्रिभुज हो गए आकृति में। वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग होता है, तो वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो सोचने समझने वाली बात ही नहीं है इसमें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। देखो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर, और आयत में क्या होती है? आमने सामने वाली भुजाएं बराबर। तो देखो वर्ग आयत भी तो हो सकता है, क्योंकि वर्ग की अगर चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने वाली भुजा भी तो बराबर है, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है? नहीं होता। क्यों? आयत में आमने सामने वाले की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं थोड़ी बराबर होती है। वर्ग आपका आयत हो सकता है, लेकिन आयत आपका वर्ग नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड बनाती है, तो प्रत्येक किरण एक रेखाखंड नहीं बनाती। देखो किरण क्या होती है आपके पास? देखो किसी भी रेखाखंड को जब हम आगे की तरफ बढ़ाए जाते हैं ना एक तरफ, तो वो क्या होती है? हमारी किरण। रेखाखंड क्या होती है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है? नहीं होती है। किरण और रेखाखंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऋजु सरल कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तो हम किसको कहते हैं? समकोण को कहते हैं ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। ठीक है, एक चक्कर में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, मतलब कितना मीटर दौड़ चुकी है? 75,000 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना हो, एक मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, तो 100 का भाग लगाओगे, तो भाग लगाया तो कितना? 750 मीटर। मतलब 750 मीटर दौड़ चुकी है, तो कितने चक्कर लगा चुकी है वो? एक चक्कर में 250 मीटर है, तो 750 में 250 का भाग लगा दीजिए, कितने? 3 चक्कर तो वो लगा चुकी है। अब देखो, अब अगली लाइन में क्या करी है वो? तो देखो यह आपको या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। अब क्या करी है वो? 3 किलोमीटर दूर पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे? तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 3000 मीटर। एक चक्कर में कितने का है? 250 का। तो इसको भाग लगाइए, इसमें कितना? मतलब 3000 क्या 3 किलोमीटर चलने के लिए उसे 12 चक्कर काटने पड़ेंगे। 3 चक्कर वो लगा चुकी है, तो 12 में से 3 माइनस कर लीजिए, मतलब कितने? 9 चक्कर उसे और लगाने पड़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या गया? एक तो 3 चक्कर तो उसने पहले काट चुकी है, और 3 किलोमीटर पूरा करने के लिए 9 चक्कर और काटने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 केजी घटाने पर प्राप्त होगा। तो देखिए एक मीट्रिक टन में कितना होता है आपके पास? एक मीट्रिक टन में होता है आपके पास 1000 केजी। ठीक है, 1000 केजी। और 1 क्विंटल में कितना होता है आपके पास? 100 केजी। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या कह रहा है? 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल। 12 मीट्रिक टन का मतलब कितना हो जाएगा? 12,000 केजी। और 8 क्विंटल का मतलब क्या हो जाएगा? 800 केजी। तो ये टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? 12,800 केजी। अब दूसरी कंडीशन क्या करेगी? 8 मीट्रिक टन। 8 मीट्रिक टन का मतलब कितना? 8,000 केजी। और दूसरी कंडीशन में 50 केजी, मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास? 8,050 केजी। तो देखो 12,800 में से जब आप 8,050 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4,750। 4,750 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 तो क्विंटल, 700 केजी को क्या लिख सकते हैं हम? प्लस में कितना हो जाएगा? 7 सॉरी 4 तो हो जाएगा मीट्रिक टन। ठीक है, 4 तो हो जाएगा मीट्रिक टन, प्लस में 7 क्विंटल, उल क्या आ जाएगा? साथ में 50 केजी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल और कितना हो जाएगा? 50 केजी। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्या आ गया? 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल और 50 केजी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक टंकी में 400 लीटर पानी है। ठीक है, इसमें से 12 लीटर 500 ml पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डब्बों में भरा जाता है। देखो 400 लीटर में से अगर कितना काम में ले लिया हमने? 12.5 लीटर,
ठीक है, 12.5 हमने काम में ले लिया, तो बचेगा कितना, 387.5 बचा। ठीक है, 387.5 लीटर बचा है ना, अगर 400 में से 12.5 का काम ले लिया। अब क्या कह रहा है कि काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डब्बों में भर दिया। अब इस पानी को जब मैं 25 लीटर के डब्बों में भरूंगा तो कितने कितने डब्बे चाहिए वो निकाल लो हमारे को। तो देखो, अगर इसको हम 387.5 में 25 से डिवाइड कर देंगे तो क्या प्रत्येक डिब्बे की क्षमता भी आ जाएगी, तो निकाल लेते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा, एक पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 0, तो ये क्या आएगा 3875 अपॉन में 250। इसको क्या करो आप 25 से काट दो नीचे, तो ये 25 से कितने बार कटेगा, 10 बार। ये कितने बार कटेगा, एक बार जाएगा, कितना आएगा 13, 13 और 7 130, 5 बार ये 125, कितना बचेगा 12, और ये 155 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15.5। तो कहाँ मैच हो रहा है ये 15.5 का मतलब 15 लीटर 500 ml, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखो 400 लीटर था, 400 लीटर में से 12.5 लीटर काम में ले लिया, बचा कितना 387.5। कितने डब्बों में भरना, 25 डब्बों में। तो अब देखो 387 जो शेष बचा इसको 25 डब्बों में भरेंगे ना, तो 387.5 में 25 का भाग लगा दो, आपके पास प्रत्येक डब्बे की क्षमता आ जाएगी कितनी, 15.5 लीटर। घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाला समय के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है। तो ठीक है, बड़ी वाली सुई मतलब मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई को एक अंक से दूसरे अंक तक पहुंचने में कितने 5 मिनट लगते हैं ना, तो देख लीजिए 5 मिनट ऑप्शन सही है। 300 सेकंड बोलो चाहे 5 मिनट बोलो, बात सही है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 5 मिनट में 300 सेकंड होंगे। 1/12 घंटा, देखो 60 एक टोटल सब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। 1/12 का मतलब 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो क्या, और एक, हाँ, और 1 घंटे में 60 मिनट और 5 मिनट को आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, इसको आप काटेगे तो 12, तो 1/12 घंटे, तो मतलब 5 मिनट को आप क्या लिख सकते हो 1/12 घंटा भी लिख सकते हो, तो ये भी सही है। 1 घंटा तो बिल्कुल ही ओवर हो रहा है ना, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो असत्य कौन सा होगा, 1 घंटा। 5 मिनट 300 सेकंड और 1/12 घंटा आप चाहे ले लो, एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है, उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या कह रहा है कि आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है, तो ये लंबाई तो कितनी होगी 60, चौड़ाई कितनी होगी 40। अब क्या कह रहा है कि उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए, मतलब चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई में ये घास लगाई जाएगा। ठीक है, अगर चारों ओर 5-5 मीटर की घास लगाएंगे तो ये 40 है ना, ये 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा, टोटल चौड़ाई कितनी होगी 50। ये 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा, तो टोटल लंबाई कितनी होगी आपके पास 70। तो देखिए पहला वाला क्षेत्रफल कितना था आपके पास 60 × 40, आयत का क्षेत्रफल क्या था लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पहले छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कितना था 2400, बड़े वाले का अब कितना हो जाएगा 7×5 35, 70 × 50, ये कितना हो जाएगा 3500, इधर कितना मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यूनिट का भी ध्यान रखा करिए, तो क्या होगा, तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल कितना होगा, बड़ी वाली में से बड़े आयत में से छोटे आयत को माइनस कर दो। ये इस जगह तो हमारा घास लगाया हुआ है, तो इस आयत को निकालेंगे कैसे हम, इस पूरे आकृति में से इस छोटे वाली आकृति को माइनस कर दो, तो 3500 में से जब मैं 2400 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1100 मीटर स्क्वायर, मतलब 1100 वर्ग मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 29वें का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सही। बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर दो, आपके पास ये जो देखो ये घास की जगह ये आपको रोड भी दे सकता था, आपको ये सर्किल में भी चारों तरफ ये कंडीशन दे सकता था, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक आयताकार चित्र में फ्रेम एक्स की लंबाई 90 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है और एक वर्गाकार फ्रेम वाई की भुजा 80 सेंटीमीटर, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। फ्रेम एक्स का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो देखो ये वर्ग सेंटीमीटर आ गया ना, तो परिमाप तो सेंटीमीटर में आएगा ना। क्षेत्रफल के लिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, सेंटीमीटर में क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी सेंटीमीटर मीटर में होती है, ये भी सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाते हैं, तो ये तो हमारा ऑप्शन यही गलत हो गया। फ्रेम वाई का परिमाप 6400 वर्ग सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे भी यूनिट वर्ग सेंटीमीटर में है, तो ए भी गलत बी भी गलत। दोनों फ्रेमों एक्स तथा वाई का परिमाप बराबर एम 320 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे भी परिमाप को वर्ग सेंटीमीटर में दे रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिएगा, दोनों फ्रेमों का परिमाप 320 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ इसने 320 सेंटीमीटर दिया, अगर समझदारी वाला काम किया होगा ना किसी ने, तो यही आंसर टिक करके आ गया होगा बिना सोल्व किए। सोल्व भी करके बता देता हूँ, देखो आयताकार चित्र में लंबाई 90 और चौड़ाई 70 है, तो 90 + 70 कितना हो जाएगा आपके पास 160। लंबाई और चौड़ाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा 320। क्योंकि वर्गाकार फ्रेम में 80 सेंटीमीटर,
तो वर्ग में क्या होता है, 4 भुजा बराबर, तो 8 चौक 32, ये भी क्या हो रहा है 300, तो बराबर आ रहे हैं ना 332 सेंटीमीटर 332 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ये पेपर आपका सोल्व होता है पूरा। अब कल से आपका जो 2011, 12, 15 और 17 के जो पेपर बनाए हैं ना, इसी के पैटर्न पे आपके नए नए क्वेश्चन लाए जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं जो 300-400 क्वेश्चन अगले जो कराने वाला हूँ ना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लिख के ले लेना, कंसेप्ट आप देखते हुए चलना, उन कंसेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।